हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो आज हम पढ़ेंगे वो एमपीजी के पढ़ेंगे एमपीपीसी प्रीलिम्स 2024 के लिए। और जो हमारा टॉपिक होगा वो मध्य प्रदेश की कला संस्कृति से टॉपिक होगा। एमपी का अगर हम कहें तो यूनिट 10 जो सिलेबस है अभी जो अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एमपी यूनिट 10 का ये पार्ट है। तो हम मध्य प्रदेश में लोक चित्रकला और चित्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कौन से क्षेत्र हैं और वहाँ की कौन सी प्रमुख लोक चित्रकलाएं हैं। तो अगर हम बात करते हैं मालवा क्षेत्र के बारे में, तो मालवा क्षेत्र में जो हमें लोक चित्रकला देखने को मिलती है वो कौन सी है? मांडना है, चित्रावण है, सांजाफुली है और सवनाही है। हमें ध्यान रखना है मालवा क्षेत्र की लोक चित्रकला कौन सी है? मांडना, चित्रावण, सांजाफुली और सवनाही। हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले कि मांडा क्या है, लोक चित्रकला है, लोक शिल्प है, लोक नाट्य है, लोक नृत्य है। तो हमें ये चीज़ों को भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है कि मांडना, चित्रावण, सांजाफुली, सवनाही ये मालवा क्षेत्र के क्या हैं? लोक चित्रकला है। इसके बाद हम बात करते हैं निमाड़ क्षेत्र की। तो निमाड़ क्षेत्र में जिरोती, थापा, ईरत और पगल्या, जिरोती, थापा, ईरत और पगल्या ये जो है ये निमाड़ क्षेत्र के क्या है? लोक चित्रकला है। तो जिरोती, थापा, ईरत और पगल्या जो है ये क्या है? निमाड़ क्षेत्र के लोक चित्रकला है। बुंदेलखंड के नौरता, मोरते, मोर मुरैला, सुरौती ये जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र की क्या है? चित्रकलाएं हैं। कौन सी? नौरता, मोरते, मोर मुरैला, सुरौती। बघेलखंड क्षेत्र के कौन से हैं? कोहबर, छठी चित्र, तिलंगा और नेवरा नमे। कोहबर, छठी चित्र, तिलंगा, नेवरा नमे जो है ये बघेलखंड क्षेत्र के क्या है? लोक चित्रकलाएं हैं। कोहबर, छठी चित्र, तिलंगा और नेवरा नमे। जनजातीय क्षेत्र के हमें कौन कौन सी लोक चित्रकला देखने को मिलती है? पिथौरा, डिगना, नोहडोरा और कौन सी? ढोकरा। तो इस तरीके से हमने एक शॉर्ट टैबुलर फॉर्म में इन चीज़ों को देखा। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम सबसे पहले मालवा की लोक चित्रकलाओं के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम मालवा की लोक चित्रकला देखते हैं तो मालवा की लोक चित्रकला में हम सबसे पहले किसका नाम देखते हैं? मांडना का नाम देखते हैं। किसका नाम देखते हैं? मांडना का नाम देखते हैं। दीपावली के समय भूमि पर विभिन्न रंगों के साथ गेरू व छुई मिट्टी की सहायता से घर आंगन में बनाया जाता है। तो मांडना एक चित्रकला है। दिवाली के समय भूमि पर विभिन्न रंगों के साथ गेरू व छुई मिट्टी की सहायता से घर आंगन में क्या होता है? बनाया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है मांडना कहाँ की लोक चित्रकला है? मालवा की। और दिवाली के समय भूमि पर एक जो चित्र बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मांडना कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं चित्रावण की। चित्रावण जो कौन से क्षेत्र में? मालवा क्षेत्र में। विवाह के समय घर की दीवार पर गेरू व हल्दी की सहायता से बनाया जाने वाला क्या है? भित्ति चित्र है। तो विवाह के समय जो घर की दीवारों पर गेरू और हल्दी की सहायता से चित्र बनाया जाता है, भित्ति चित्र बनाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? चित्रावण कहते हैं। सांजाफुली क्या है? सांजाफुली मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। कुंवार महीने में कुंवारी लड़कियों के द्वारा बनाया गया क्या है? भित्ति चित्र है। तो सांजाफुली जो है ये भी क्या है? भित्ति चित्र है और ये कुंवारी कन्याओं के द्वारा कुंवार महीने में क्या होता है? मनाया जाता है। इसके बाद सवनाही जो है ये भी मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। सवनाही जो है श्रावण मास में गोबर से तंत्र मंत्र से बचाव हेतु मनाया जाता है। तो सावन मास में क्या होता है? गोबर से बनाया जाता है सवनाही और तंत्र मंत्र से बचाव के लिए। पगल्या चित्रकला भी जो है ये कहाँ मनाई जाती है? मालवा में। प्रथम शिशु जन्म पर शुभ संदेश का रेखांकन किया जाता है। तो जब प्रथम शिशु का जन्म होता है तो शुभ संदेश का रेखांकन किया जाता है। कौन से चित्र के द्वारा? पगल्या चित्र के द्वारा। तो हमने देखा था कि पगल्या चित्रकला जो है वो निमाड़ में भी बहुत ज़्यादा क्या है? प्रसिद्ध है। तो निमाड़ और मालवा दोनों जगह ही पगल्या चित्रकला क्या होती है? बनाई जाती है। तो इस तरीके से हमने मांडना पढ़ा। मांडना दिवाली के अवसर पर मालवा में। चित्रावण भित्ति चित्र है, विवाह के में बनाया जाता है। सांजाफुली कुंवार महीने में कुंवारी कन्याओं के द्वारा भित्ति चित्र बनाया जाता है। सवनाही गोबर से बनाया जाता है ताकि तंत्र मंत्र से बचा जा सके। पगल्या मालवा क्षेत्र में प्लस निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। प्रथम शिशु जन्म पर शुभ संदेश का रेखांकन किया जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं निमाड़ क्षेत्र के बारे में। अगर हम निमाड़ क्षेत्र में देखें तो निमाड़ क्षेत्र में अगर हम लोक चित्रकला देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में? जिरौती के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? जिरौती। जिरौती जो है लोक चित्रकला कहाँ मनाई जाती है? निमाड़ में। सावन मास की हरियाली अमावस्या को भित्ति चित्र मनाया जाता है। तो क्या होता है? हरियाली अमावस्या को क्या मनाया जाता है? भित्ति चित्र मनाया जाता है और उसी को क्या कहा जाता है? जिरौती
तो इसे जिरौती क्या कहा जाता है, जिरौती चित्रकला। तो जिरौती चित्रकला कहाँ बनाई जाती है, निमाड़ क्षेत्र में सावन मास की हरियाली अमावस्या को भित्ति चित्र बनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं निमाड़ में दूसरी चित्रकला, जिसे क्या कहा जाता है, थापा चित्रकला कहा जाता है। थापा चित्रकला गेरू रंग की सहायता से दीवारों पर हाथ का थापा लगाया जाता है। गेरू रंग की सहायता से क्या किया जाता है, दीवारों पर हाथ का थापा लगाया जाता है, और ऐसी ही चित्रकला को क्या कहा जाता है, थापा चित्रकला कहा जाता है। ईरत चित्रकला भी कहाँ की है, नीमाड़ की है। विवाह के अवसर पर कुलदेवी का भित्ति चित्र बनाकर पूजा की जाती है। तो जब विवाह ईरत जो है ये किस समय मनाया जाता है, विवाह के अवसर पर। और वहाँ पर हमने मालवा में कौन सी देखी थी, चित्रावण चित्रकला देखी थी, जो विवाह के अवसर पर मनाई जाती थी। और निमाड़ में उसी चित्रकला को क्या कहते हैं, ईरत चित्रकला। विवाह के अवसर पर कुलदेवी का भित्ति चित्र बनाकर क्या की जाती है, पूजा की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं पगल्या की। निमाड़ क्षेत्र में बच्चे के जन्म होने पर बच्चे के पदचिन्ह बनाए जाते हैं। तो अगर हम पगल्या की बात करते हैं तो ये मालवा क्षेत्र प्लस निमाड़ क्षेत्र दोनों जगह बनाई जाती है। इसके बाद अब हम अगले क्षेत्र में चलते हैं, जो कि क्या है, बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र में पहली जो हम चित्रकला की बात करें वो कौन सी चित्रकला है, नौरता चित्रकला है। कौन सी चित्रकला है, नौरता चित्रकला है। तो नवरात्रि के में गेरू और हल्दी से कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाया जाने वाला वृत्त चित्र। तो नवरात्रि में गेरू व हल्दी से कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाया जाने वाला भित्ति चित्र को ही क्या कहा जाता है, नौरता कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मोरते। मोरते भी जो है ये कहाँ की चित्रकला है, बुंदेलखंड की। विवाह के समय दीवारों पर क्या किया जाता है, भित्ति चित्रण किया जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, मोरते चित्रकला कहा जाता है। मोर मुरैला बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। दीवारों पर रंगों से मोर के चित्र बनाए जाते हैं और उसी को मोर मुरैला कहते हैं। कहाँ मनाया जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। सुरौती बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। दिवाली अवसर पर गेरू से जालीनुमा आकृति बनाई जाती है। दिवाली अवसर पर गेरू से क्या बनाई जाती है, जालीनुमा आकृति बनाई जाती है, और उसी को क्या कहा जाता है, सुरौती चित्रकला कहा जाता है। इसके बाद अब हम बघेलखंड चित्रकला के बारे में देखते हैं। बघेलखंड चित्रकला के बारे में अगर देखें तो हम देखते हैं सबसे पहले कोहबर के बारे में। कोहबर सामान्यतः विवाह अवसर पर वर वधू की बुआ या मामी के द्वारा रंगीन भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, कोहबर चित्रकला। छठी चित्र बघेलखंड में बच्चे के जन्म के छठवें दिन छठी माता का गेरू से भित्ति चित्र क्या होता है, बनाया जाता है। मतलब बच्चे के शिशु के जन्म के समय कौन सा चित्र बनाया जाता है, छठी चित्र बनाया जाता है। तिलंगा। तिलंगा जो है वो कहाँ बनाया जाता है, बघेलखंड में। कोयले में तिल के तेल को मिलाकर तिलंगा का भित्ति चित्र बनाया जाता है। तो ये कहाँ होता है, तिलंगा चित्रकला कहाँ बनाई जाती है, बघेलखंड क्षेत्र में। नेवरा नमे बघेलखंड क्षेत्र में भाद मास में सुहागिन महिला द्वारा भित्ति चित्र बनाया जाता है। तो भाद मास में सुहागिन महिलाओं द्वारा भित्ति चित्र बनाया जाता है, और उसी को क्या कहा जाता है, नेवरा नमे। नेवरा नमे, तिलंगा, छठी चित्र और कोहबर, ये जो लोक चित्रकलाएं हैं वो कहाँ की हैं, बघेलखंड की हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चित्रकला, जो जनजातीय चित्रकला और अलंकरण है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पिथौरा चित्रकला। पिथौरा चित्रकला कौन सी जनजाति से संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित है। और पेमा फत्या भील और भूरी भाई पिथौरा चित्रकला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो पेमा फत्या और भूरी भाई, पेमा फत्या भील और भूरी भाई जो है ये दोनों ही पिथौरा चित्रकला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात करते हैं डिगना चित्रकला। डिगना चित्रकला जो है ये कौन सी जनजाति का है, गोंड जनजाति का है। और यह एक गोंड चित्रकला का ही रूप है। यह क्या है, गोंड चित्रकला का रूप है, जिसमें शादी विवाह और अन्य उत्सव के समय घर की दीवारों या फर्शों पर ज्यामितीय पैटर्न पर चित्रित करने की गोंडी कला है। तो डिगना चित्रकला जो है ये गोंड जनजातियों द्वारा मनाई जाती है। गोंड चित्रकला का ही रूप है, जिसमें शादी विवाह और अन्य उत्सव के समय पर घर का दीवार या फर्शों पर ज्यामितीय पैटर्न पर चित्रित करने की क्या है, गोंडीय कला है। इसके बाद नोहडोरा गोंड जनजाति द्वारा होता है। दीवारों पर मिट्टी से बनाई जाने वाली गोंडी चित्रकला, इसमें पशु पक्षी, फूल पत्तियां, पेड़ पौधे आदि का क्या होता है, चित्रण किया जाता है। तो नोहडोरा किससे जुड़ा हुआ है, गोंड जनजाति से। ढोकरा कला भारेवा समुदाय बैतूल क्षेत्र में ये जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ढोकरा कला संबंधित है भारेवा समुदाय से। यह एक अलौह धातु शिल्प है। क्या है, अलौह धातु शिल्प है, जिसे मोम और गोंद के मिश्रण से क्या होता है, तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा पिथौरा चित्रकला भील जनजाति से, डिगना चित्रकला गोंड जनजाति से, नौहडोरा गोंड जनजाति से, और ढोकरा कला जो है ये भारेवा समुदाय से क्या है, संबंधित है। इसके बाद अब हम बात करते हैं
मध्य प्रदेश में रियासती दौर में चित्रकला की 3 शैलियाँ क्या हुई, विकसित हुई। तो रियासती दौर में चित्रकला की 3 शैलियाँ विकसित हुई, कौन सी? मालवा शैली, ग्वालियर शैली और बुंदेली शैली। मालवा शैली, ग्वालियर शैली और कौन सी शैली? बुंदेली शैली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मालवा शैली के बारे में। बाघ की गुफाओं में चित्रित शैली से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो मालवा शैली की शुरुआत हमको कहाँ से देखने को मिलती है? मालवा शैली की जो हमें शुरुआत है वो बाघ की गुफाओं में चित्रित शैली से हमको मालवा शैली की शुरुआत मिलती है। इसके बाद जैन धर्म के कल्पसूत्र चित्रण से चित्रकला की गतिविधियां प्रेरित रही हैं। 15वीं शताब्दी के आसपास वैष्णव और श्रीनाथ समुदाय का इस पर क्या रहा? प्रभाव रहा। तो हमने बस ज़्यादा इसमें तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि मालवा शैली जो है ये बाघ की गुफाओं में चित्रित शैली से मालवा शैली का हमको क्या देखने को मिलता है? शुरुआत देखने के लिए मिलता है। और इसके बाद जैन धर्म के कल्पसूत्र चित्रण से चित्रकला की गतिविधियां क्या होती रही हैं? प्रेरित होती रही हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं किसके बारे में? ग्वालियर शैली के बारे में बात करते हैं। तो ग्वालियर शैली को अगर हम बात करें तो ग्वालियर शैली का विकास तोमर राजाओं के संरक्षण में हुआ। किसके संरक्षण में हुआ? तोमर राजाओं के संरक्षण में हुआ। अंग्रेजों के आगमन के बाद इसके संरक्षण और संवर्धन के फलस्वरूप एक नई शैली पटना शैली का क्या होता है? जन्म होता है। तो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? ग्वालियर शैली के बारे में। किसके द्वारा शुरुआत हुई? तोमर राजाओं के द्वारा। और अंग्रेजों के आगमन के बाद इसके संरक्षण और संवर्धन के फलस्वरूप एक नई शैली पटना शैली का क्या हुआ? जन्म हुआ। सिंधिया साम्राज्य के समय तत्कालीन महाराज जीवाजी राव सिंधिया ने चित्रकारों के लिए चितेरा ओली का क्या किया था? निर्माण करवाया था। तो सिंधिया साम्राज्य के समय तत्कालीन महाराजा जीवाजी राव सिंधिया ने चित्रकारों के लिए कौन सी? चितेरा ओली का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इसके बाद हम बात करते हैं बुंदेली शैली के बारे में। बुंदेली शैली के बारे में अगर हम देखें तो दतिया के तत्कालीन राजा सुंगजीत सिंह के संरक्षण में राजस्थानी शैली का अनुसरण कर नई शैली को बुंदेली शैली कलम कहा गया। तो दतिया के तत्कालीन राजा सुंगजीत सिंह के संरक्षण में राजस्थानी शैली का अनुसरण कर बनी नई शैली को क्या कहा गया? बुंदेली शैली कलम कहा गया। 1590 ईस्वी में ओरछा के नरेश इंद्रजीत सिंह ने ग्वालियर के कलाकारों को आश्रय देकर केशव दास की रसिक प्रिया का चित्रांकन करवाया। तो 1590 ईस्वी में ओरछा के नरेश कौन? ओरछा के नरेश इंद्रजीत सिंह ने ग्वालियर के कलाकारों को आश्रय देकर, ओरछा के जो नरेश थे इंद्रजीत सिंह, उन्होंने ग्वालियर के कलाकारों को आश्रय देकर केशव दास का रसिक प्रिया का क्या करवाया था? चित्रांकन करवाया था। बुंदेली चित्रकला को बढ़ावा देने में चंदेल शासकों का विशेष योगदान रहा है। इस चित्रकला के प्रमुख केंद्र जो रहे हैं वो ओरछा, ताल बेहट, दुबेला ताल, गुरसराय, आठ भैया जागीर, टोडी, समथर और क्या रहे हैं? अमरगढ़ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में स्थानीय खान पान के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं दाल बाफले। दाल बाफले कहाँ पे? मालवा क्षेत्र और ग्वालियर क्षेत्र। बगजा या बेसन से बना जलेबी के आकार का जो होता है वो कहाँ पर? विंध्य प्रदेश में। महेरी और गुड़ला कहाँ का है? ये जो है ये बुंदेलखंड का। दाल पानिया झाबुआ अलीराजपुर का। रसाज की कड़ी जो है ये बघेलखंड में। सिक्या खीर जो है ये डिंडोरी में। कुंदे के पेड़े जो है ये शिवनी के। और गूलर कबाब जो है ये कहाँ का? इंदौर का। तो ये खान पान से संबंधित जो है ये क्षेत्र जो जुड़े हुए हैं हमने उनको देखा। तो यहाँ पर हमने ये सभी देखा। इसके बाद हम विशेष अगर हम देखते हैं तो विंध्य क्षेत्र में दोपहर का भोजन ज्योनहार और शाम का भोजन क्या कहलाता है? बियारी कहलाता है। तो विंध्य क्षेत्र में जो दोपहर का भोजन होता है उसे क्या कहा जाता है? ज्योनहार कहा जाता है। और जो शाम का भोजन होता है उसे क्या कहते हैं? बियारी कहते हैं। नाश्ते को बुंदेलखंड में कलेवा कहा जाता है। तो नाश्ते को बुंदेलखंड में क्या कहा जाता है? कलेवा कहते हैं। चंबल क्षेत्र में सुबह के समय काम पर जाने से पहले खाने वाले भोजन को क्या कहते हैं? कलेऊ कहा जाता है। तो चंबल क्षेत्र में सुबह के समय काम पर जाने से पहले खाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? कलेऊ कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की शिल्प कला के बारे में। शिल्प कला लकड़ी, बांस, धातु, कपड़ा, मिट्टी, पत्थर आदि की सहायता से बनाई जाती है और मध्य प्रदेश के साथ साथ बाहर भी इनकी क्या हुई है? प्रसिद्धि हुई है। तो शिल्प कला लकड़ी, बांस, धातु, कपड़ा, मिट्टी, पत्थर आदि से ही सहायता से बनता है। अब इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश में निम्न प्रकार की शिल्प कलाएं जो हैं वो क्या हैं? प्रसिद्ध है। कौन कौन सी? जैसे छीपा शिल्प कला हो गई, खरात या काष्ठ शिल्प कला हो गई, प्रस्तर शिल्प कला हो गई, लाख शिल्प कला हो गई, गुड़िया शिल्प कला हो गई, पत्ता शिल्प कला हो गई, धातु शिल्प कला और मिट्टी शिल्प कला। ये सभी जो शिल्प कलाएं हैं ये मध्य प्रदेश में क्या है? प्रसिद्ध है। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी शिल्प कला के बारे में? बांस शिल्प कला के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों द्वारा बांस की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। कौन सी जगह पे? क्षेत्र अगर हम देखें तो झाबुआ, मंडला,
मंडला, बैतूल और उमरिया। झाबुआ, मंडला, बैतूल और उमरिया में हमें मुख्यतः बांस शिल्पकला देखने को मिलती है। कहाँ पे? झाबुआ, मंडला, बैतूल और उमरिया में। बांस शिल्पकला से निर्मित वस्तुएं आकर्षक खिलौने, सजावट की वस्तुएं, नाइट लैम्प, टोकरियां आदि होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गुड़िया शिल्पकला के बारे में, नई पुरानी रंगीन चिंदियों और कागजों के टुकड़े से गुड़िया बनाना। नई पुरानी रंगीन चिंदियों और कागजों के टुकड़े से गुड़िया बनाना, इनके प्रमुख क्षेत्र जो गुड़िया शिल्पकला ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो ये ग्वालियर और झाबुआ में हमें देखने को मिलती है। तो इनके प्रमुख क्षेत्र जो गुड़िया शिल्पकला के प्रमुख क्षेत्र हैं वो क्या है? ग्वालियर और झाबुआ। झाबुआ की आदिवासी गुड़िया जीआई टैग के लिए क्या है? प्रस्तावित है। तो झाबुआ की जो आदिवासी गुड़िया जीआई टैग के लिए क्या है? प्रस्तावित है। श्रीमती बत्तोबाई प्रमुख भीली गुड़िया कलाकार है। तो ध्यान रखना है हमें कि बत्तोबाई कौन है? तो ये क्या है? शिल्पकला से संबंधित है। श्रीमती बत्तोबाई प्रमुख भीली गुड़िया क्या है? कलाकार हैं। तो हमने किसके बारे में पढ़ा? गुड़िया शिल्प के बारे में। कहाँ ये गुड़िया शिल्पकला हमें कहाँ मुख्यतः देखने को मिलती है? प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो ग्वालियर, झाबुआ। बत्तोबाई जो है प्रमुख भीली गुड़िया कलाकार हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? तो इसके बाद हम बात करते हैं पत्थर या प्रस्तर शिल्पकला के बारे में। पत्थर पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां निर्मित की जाती हैं। इनके प्रमुख क्षेत्र जो हैं ये क्या है? मंदसौर और रतलाम है। तो पत्थर या प्रस्तर शिल्पकलाएं जो हैं ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? मंदसौर और रतलाम में देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं खरात या काष्ठ शिल्पकला के बारे में। खैर, सरई, सफेदा, शीशम आदि लकड़ियों की सहायता से खिलौने व सजावट की सामग्री बनाई जाती है। इसमें गोंद, जिंक पाउडर और विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र जो हैं ये बुधनी, श्योपुर और क्या है? रीवा है। तो खरात या काष्ठ शिल्पकला जो है ये सफेदा, खैर, सरई, शीशम आदि लकड़ियों की सहायता से बनाए जाते हैं। और इसका जो खरात या काष्ठ शिल्पकला है इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो इसके प्रमुख क्षेत्र बुधनी, श्योपुर और क्या है? रीवा है। इसके बाद हम बात करते हैं मिट्टी शिल्पकला के बारे में। टेराकोटा, मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां इत्यादि बनाए जाते हैं। इनके प्रमुख क्षेत्र जो हैं वो कौन से हैं? तो इनके प्रमुख क्षेत्र झाबुआ, मंडला और बैतूल आदि हैं। तो मिट्टी शिल्पकला के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? झाबुआ, मंडला और क्या है? बैतूल हैं। झाबुआ, मंडला और बैतूल हैं। मुलेला कला राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमा क्षेत्र नीमच, मंदसौर की प्रसिद्ध कला है। तो जो मुलेला कला है, ध्यान रखना है हमें, मुलेला कला जो कि ये भी क्या है? मिट्टी शिल्पकला है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमा क्षेत्र नीमच, मंदसौर का क्या है? प्रसिद्ध कला है। कहाँ का? नीमच और मंदसौर की क्या है? ये प्रसिद्ध कला है। तो हमें मुलेला कला संबंध याद रखना है। इसका संबंध मिट्टी शिल्पकला से है। और मिट्टी शिल्पकला को ही क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। मुख्यतः हमें कहाँ देखने को मिलता है? झाबुआ, मंडला और बैतूल में देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें मुलेला कला के बारे में तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र में मोस्टली अगर हम देखें तो नीमच, मंदसौर का प्रसिद्ध क्या है? मुलेला कला जो है प्रसिद्ध कला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगली कला, तो हम बात करते हैं जूट शिल्प कला के बारे में। मध्य प्रदेश के कारीगरों ने जूट हस्तशिल्प में अपनी खास जगह बनाई है। तो मध्य प्रदेश के जो कारीगर हैं उन्होंने जूट हस्तशिल्प में अपनी खास जगह बनाई है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और रीवा जिले में मुख्य रूप से जूट के शिल्प बनाए जा रहे हैं। कहाँ पर? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और रीवा जिले में मुख्य रूप से जूट के शिल्प बनाए जा रहे हैं। जूट शिल्प में बैग, सजावटी वस्तुएं, गहने, वॉल हैंगिंग आदि वस्तुएं क्या होती हैं? शामिल होती हैं। तो हमें बस ये याद रखना है कि जूट शिल्प कला जो है वो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा जिले में मुख्य रूप से जूट के शिल्प बनाए जा रहे हैं। तो हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं ये जूट शिल्प कला? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और रीवा जिले में। इसके बाद हम बात करते हैं धातु शिल्प कला के बारे में। सतना के उचेहरा कस्बे में कांसे के प्रसिद्ध बटलोही नामक पात्र बनाए जाते हैं। कहाँ पर? सतना के उचेहरा कस्बा, सतना का जो उचेहरा कस्बा है वहाँ पे कांसे के प्रसिद्ध बटलोही नामक पात्र बनाए जाते हैं। वेल मेटल मूर्तियों के लिए दतिया और क्या है? टीकमगढ़ प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना है हमें कि धातु शिल्प की अगर हम बात करें तो सतना के उचेहरा कस्बे में कांसे के प्रसिद्ध बटलोही नामक पात्र बनाए जाते हैं। और वेल मेटल मूर्तियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? वेल मेटल मूर्तियों के लिए दतिया और टीकमगढ़ क्या है? प्रसिद्ध है।
इसके बाद हम बात करते हैं हथकरघा शिल्प के बारे में। तो इसके अंतर्गत चंदेरी और महेश्वर की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। धार जिले के तांबा धातु की जरी वाले बाघ प्रिंट प्रसिद्ध हैं। तो अगर हम हथकरघा शिल्प में देखते हैं तो इसके अंतर्गत हथकरघा शिल्प में कौन आते हैं, चंदेरी और महेश्वर की साड़ियाँ, और धार जिले के तांबा धातु की जरी वाले बाघ प्रिंट भी क्या है, प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो छीपा शिल्पकला, कपड़ों पर विभिन्न रंगों की सहायता से इन्हें बनाया जाता है। उज्जैन के भैरूगढ़ छिपा शिल्पकला जो है उज्जैन के भैरूगढ़ छिपा शिल्प देश भर में क्या है, प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कला के बारे में, जो कि कौन सी है, लाख शिल्पकला। वृक्ष के गोदिया रस से लाख बनाई जाती है। अगर हम बात करें तो वृक्ष के गोदिया रस से क्या बनाई जाती है, लाख बनाई जाती है। लाख से कई कलात्मक वस्तुएं जैसे चूड़ी, खिलौने, श्रृंगार पेटी आदि बनाई जाती है। और इनके प्रमुख क्षेत्र जो हैं ये कहाँ हैं, उज्जैन, इंदौर, महेश्वर, मंदसौर और रतलाम है। तो लाख शिल्पकला के प्रमुख क्षेत्र जो हैं वो कौन से हैं, उज्जैन, इंदौर, महेश्वर, मंदसौर, रतलाम। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, पत्ता शिल्पकला के बारे में। पत्ता का प्रयोग कर मुख्यतः झाड़ू, खिलौने इत्यादि बनाए जाते हैं। विभिन्न जाति व जनजाति क्षेत्र में ये शिल्पकला क्या है, जीवित है। इसके बाद हम बात करते हैं बाघ प्रिंट के बारे में। तो बाघ प्रिंट जो है उसका संबंध मध्य प्रदेश के धार जिले से है। बाघ प्रिंट में तांबा धातु का उपयोग जरी के रूप में किया जाता है। तो तांबा धातु का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, जरी के रूप में किया जाता है। बाघ प्रिंट में अरंडी, तांबा धातु, अनार के छिलके, हर्रा, बहेड़ा आदि का उपयोग रंगों के रूप में किया जाता है। इस्माइल सुलेमान खत्री को बाघ प्रिंट का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। वर्तमान में मोहम्मद यूसुफ खत्री, अब्दुल कादिर खत्री आदि प्रमुख बाघ प्रिंट क्या हैं, कलाकार हैं। इसके बाद देखते हैं अन्य चर्चित शिल्प कलाओं के बारे में। तो अगर हम देखें तो मंदसौर की ज्यामिति आकृति वाली दरी या कालीन, मंदसौर की ज्यामिति आकृति वाली दरी या कालीन, ये अन्य चर्चित क्या हैं, शिल्प कलाएं हैं। तो अगर हम बात करें ज्यामिति आकृति वाली दरी कहाँ से है, तो मंदसौर से। भीलों द्वारा बनाई जाने वाली पुंजा दरी भी क्या है, भीलों द्वारा बनाई जाने वाली पुंजा दरी, ये भी अन्य चर्चित शिल्प कलाओं में आती है। भोपाल, उज्जैन, रतलाम व ग्वालियर की कागज की लुगदी से बनाई जाने वाली कला। तो भोपाल, उज्जैन, रतलाम और ग्वालियर की कागज की लुगदी से वस्तुएं जैसे देवताओं की मूर्तियां, पक्षियों की प्रतिकृतियां बनाने की कला जो है ये कहाँ फेमस है, भोपाल, उज्जैन, रतलाम और ग्वालियर में। भील जनजाति के नंदना प्रिंट प्रसिद्ध है। और टीकमगढ़ के निकट कारी बहुरंगी संगमरमर के वस्तुएं बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो टीकमगढ़ के निकट कारी जो है ये बहुरंगी संगमरमर के वस्तु बनाने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश मृगनैनी एम्पोरियम के बारे में। तो मध्य प्रदेश सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए मृगनैनी एम्पोरियम 1961 में क्या किया है, स्थापित किए हैं, ताकि लघु उद्योगों को क्या मिले, बढ़ावा मिल सके। मृगनैनी एम्पोरियम को मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। तो मृगनैनी एम्पोरियम को मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब कहा जाता है। और इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है, भोपाल में स्थित है। इसके बाद अब हम सभी शिल्प कलाओं को एक नज़र में देखते हैं। तो जैसा पहला हम देख रहे हैं पेपियर माचे शिल्प कला। पेपियर माचे शिल्प कला कौन से क्षेत्र में, उज्जैन क्षेत्र में हमको देखने को मिलती है। कहाँ पर, उज्जैन क्षेत्र में। पेपियर माचे शिल्प कला कहाँ देखने को मिलती है, उज्जैन में। सजावटी वस्तु में काम आने वाली शिल्प कला जिसमें पेपर पल्प का उपयोग किया जाता है। तो सजावटी वस्तु में काम आती है और इसमें किसका यूज किया जाता है, पेपर पल्प का। तो पेपियर माचे शिल्प कला हमको कहाँ देखने को मिलती है, कौन से क्षेत्र में, उज्जैन में। ढोकरा शिल्प कला हमें बैतूल में भरीबा समुदाय द्वारा गोद, मोम और अन्य धातुओं को मिलाकर निर्मित कला है और इसी को क्या कहा जाता है, ढोकरा शिल्प कला। कहाँ देखने को मिलती है, बैतूल में। उसके बाद उचेहरा धातु शिल्प हमको कहाँ देखने को मिलता है, सतना में। कांस्य धातु से बनी छाछ, थाली, बटलोही आदि का निर्माण कांस्य धातु शिल्प का सबसे बड़ा केंद्र। प्लस शंकर लाल भोले इसके प्रसिद्ध क्या है, कलाकार है। तो शंकर लाल भोले जो है इसके क्या है, प्रसिद्ध कलाकार है। तो उचेहरा धातु शिल्प कहाँ देखने को मिलती है, सतना में। और कांस्य धातु से बनी छाछ, ताली, बटलोही आदि का निर्माण और जो ये उचेहरा धातु शिल्प है ये कांस्य धातु शिल्प का सबसे बड़ा क्या है, केंद्र है। इसके बाद हम बात करते हैं गुड़िया शिल्प कला के बारे में। गुड़िया शिल्प कला हमें ग्वालियर और झाबुआ में देखने को मिलती है। बत्तोबाई, शांति परमार और रमेश परमार गुड़िया शिल्प के क्या है, प्रमुख कलाकार है। तो हमें ध्यान रखना है बत्तोबाई, शांति परमार और रमेश परमार जो है ये गुड़िया शिल्प कला के क्या है, प्रमुख कलाकार है। इसके
इसके बाद अगरिया लौह शिल्प में देखें तो अगरिया लौह शिल्प हमें मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में देखने को मिलता है। अगरिया जनजाति द्वारा लोहे से कृषि उपकरण, औजार और क्या बनाए जाते हैं, शिल्प बनाए जाते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, अगरिया लौह शिल्प कहा जाता है। इसके बाद चीचली धातु शिल्प हमको कहाँ देखने को मिलती है, तो चीचली धातु शिल्प हमको नरसिंहपुर में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है, नरसिंहपुर में देखने को मिलती है। पीतल और तांबे की धातु से बने, किसके, पीतल और तांबे की धातु से बने छाछ, घंटा, परात, गंज आदि बनाए जाते हैं। तो पीतल और तांबे की धातु से बने छाछ, घंटा, परात, गंज आदि बनाए जाते हैं। और चीचली धातु शिल्प जो है ये कहाँ देखने को मिलती है, हमें नरसिंहपुर में देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मिट्टी शिल्प या टेराकोटा शिल्प, हम छतरपुर, मंडला, धार और संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। कुम्हार समाज एवं अन्य जातियों द्वारा मिट्टी के बर्तन और भगवान की प्रतिमा प्रसिद्ध है। तो मिट्टी शिल्प हमें मुख्यतः कहाँ पे, छतरपुर, मंडला, धार और संपूर्ण मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। बुधनी काष्ठ शिल्प हमें सीहोर में देखने को मिलता है। लकड़ी के खिलौने और सजावटी सामान प्रसिद्ध है। सुपारी शिल्प कला हमें रीवा में क्षेत्र में देखने को मिलती है। सुपारियों पर कलाकारी कर उनकी मूर्तियां और क्या बनाई जाती हैं, छड़ियां बनाई जाती हैं। चर्म शिल्प हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो चर्म शिल्प देवास और इंदौर में देखने को मिलता है। सजावटी सामान, खिलौने, हाथी, घोड़ा आदि का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। बाघ कपड़ा प्रिंट धार में, बाघ प्रिंट में तांबा धातु की जरी और अरंडी, हर्रा, बहेड़ा आदि का प्रयोग कर रंग के रूप में किया जाता है। तो जो उपयोग है किसके रूप में किया जाता है, रंग के रूप में। छिपा शिल्प बैरूगढ़, उज्जैन में कपड़ों पर विभिन्न रंगों की सहायता से बैरूगढ़ छिपा का निर्माण किया जाता है। सुलेमान कुक्षी शिप्रा शिल्प के क्या है, प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसके बाद हम बात करते हैं खराद कला, जो कि कहाँ पर होती है, श्योपुर, मुरैना और बुधनी में। लकड़ी को छीलकर उसमें लाख मिश्रित कर रंग चढ़ाने की कला को क्या कहा जाता है, खराद कला कहते हैं। पीतल शिल्प हमको टीकमगढ़, दतिया में देखने को मिलता है। वेल मेटल मूर्तियों के लिए दतिया और टीकमगढ़ क्या है, प्रसिद्ध है। चंदेरी साड़ी हमें अशोकनगर में देखने को मिलती है। चंदेरी की साड़ियाँ प्रसिद्ध है, जिन्हें मध्य प्रदेश का पहला क्या है, GI टैग प्राप्त है। महेश्वर साड़ी महेश्वर, खरगोन में। महेश्वर में साड़ी उद्योग को स्थापित करने का श्रेय होलकर रानी देवी अहिल्याबाई को जाता है। तो इस तरीके से प्रमुख जितनी भी शिल्प कलाएं थी हमने उनको क्या किया, एक नज़र में हमने उनको क्या करा है, देखा है। तो इस तरीके से ये सभी शिल्प कलाएं खत्म होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो चंदेरी की साड़ियों को धूप छांव भी कहा जाता है। चंदेरी की साड़ियों को क्या कहा जाता है, चंदेरी की साड़ियों को धूप छांव भी कहा जाता है। प्राचीन काल में सिरोंज का छींट कपड़ा फारस और तुर्की को क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। तो प्राचीन काल में सिरोंज का कौन सा कपड़ा, छींट कपड़ा जो था वो फारस और तुर्की को क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। सिरोंज के तंबू मराठा सेनाओं के लिए बनाए जाते। तो सिरोंज के तंबू जो हैं वो मराठा सेनाओं के लिए क्या किए जाते थे, बनाए जाते थे। छिंदवाड़ा के सौंसर और लोधी खेड़ा की पारंपरिक साड़ियाँ को पुराने समय में पुआरी भी कहा जाता। तो छिंदवाड़ा के सौसर और लोधी खेड़ा की पारंपरिक साड़ियों को पुराने समय में क्या कहा जाता था, तो पुराने समय में पुआरी भी कहा जाता था। डिंडोरी का सरवाहा, पिंडरूखी, बजाग आदि बुनाई के क्या हैं, प्रमुख केंद्र हैं। तो डिंडोरा का सरवाही, पिंडरूखी और बजाग जो हैं ये क्या है, ये जो हैं बुनाई के प्रमुख केंद्र हैं। ट्रेवेनियर की पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में बुरहानपुर में वस्त्र उद्योग का वर्णन किया गया। तो ट्रेवेनियर की पुस्तक है ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में बुरहानपुर के वस्त्र उद्योग का क्या किया गया है, बुरहानपुर के वस्त्र उद्योग का वर्णन किया गया है। अबुल फजल ने भी आईना ए अकबरी पुस्तक में बुरहानपुर के वस्त्र उद्योग का वर्णन किया है। तो अबुल फजल ने भी आईने अकबरी पुस्तक में बुरहानपुर के वस्त्र उद्योग का क्या किया है, वर्णन किया है। प्राचीन काल में बुरहानपुर में टकसाल बनाने का उल्लेख मिलता है। तो प्राचीन काल में बुरहानपुर में क्या मिलता है, टकसाल बनाने का हमको क्या देखने को मिलता है, टकसाल बनाने का उल्लेख मिलता है। कुक्षी, मनावर, गोगावा, खिराला, उज्जैन और भैरूगढ़ ये जो है ये किसके लिए प्रमुख केंद्र है, छिपा शिल्प के लिए क्या है, प्रमुख केंद्र हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख आभूषण के बारे में। मध्य प्रदेश के प्रमुख आभूषण में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो कौन सा है, सांकली। चांदी से निर्मित गले में पहने जाने वाला आभूषण को क्या कहते हैं, सांकली। इसके बाद नागमोरी, सामान्यतः चांदी से निर्मित बाह में पहने जाने वाला क्या है, आभूषण है। तो नागमोरी जो है ये चांदी से निर्मित है और कहाँ पहना जाता है, तो बाह में पहना जाने वाला क्या है, आभूषण है, कौन सा, नागमोरी। बनवरिया अगर हम बात करें तो चांदी से निर्मित कलाई में पहने जाने वाला क्या है, आभूषण है, बनवरिया। पाटला जो है
ये कैसा है, कलाई में पहने जाने वाला आभूषण है और इसे क्या कहा जाता है, ढरकौआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ढरकौआ भी कहा जाता है। तो हमने पढ़ा सांकली जो कि चांदी से निर्मित गले में पहनते हैं, नागमोरी ये बाह में पहनते हैं, बनवरिया और पाटला जो है ये किस में पहनते हैं, कलाई में पहनते हैं। चुटकी, चुटकी जो है बिछिया का प्रतिरूप है जिसे किस में पहना जाता है, पैरों में पहना जाता है। बोर झेला चांदी से निर्मित माथे पर पहने जाने वाला क्या है, आभूषण है। तो बोर झेला जो है ये कहाँ है, माथे पर पहनते हैं। फुल्ली सोना चांदी या गिल्ट से निर्मित नाक में पहनने जाने वाले आभूषण है। तो नाक में पहने जाना, फुल्ली जो है वो कहाँ पहनते हैं, नाक में। इसके बाद हम बात करते हैं तो देखें अगर हम तो तरकी या ठोकुआ, तरकी या ठोकुआ जो है वो सोना चांदी पीतल या सस्ती धातु से निर्मित कान में पहने जाने वाला क्या है, आभूषण है। तो ये अगर हम बात करें किसके बारे में, तरकी या ठोकुआ के बारे में, तो ये कहाँ पे, कान में पहना जाने वाला। लेरकी कान में पहने जाने वाला आभूषण है। तितरी कान के ऊपर भाग में पहने जाने वाले आभूषण। छत्तीसगढ़ का मुंगेली इसका क्या है, प्रमुख स्थान है, तितरी। इसके बाद मोहर को अगर हम बात करते हैं तो मोहर पुराने समय में सोने से निर्मित गले में पहने जाने वाला आभूषण था। एक मोहर का वजन जो होता है वो 1 तोला या 10 ग्राम होता है। तो मोहर जो है ये कहाँ पहनते हैं, सोने से निर्मित गले में पहना जाने वाला क्या है, आभूषण है। कलदार मोहर की तरह गले में पहने जाने वाला आभूषण। मोहर सोने से बना होता है जबकि कलदार चांदी से बना होता है। खोटिला सोने से निर्मित कान में पहने जाने वाला क्या है, आभूषण है। गलसनिया भील जनजाति की महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के नगों और मोतियों को पिरोकर गले में पहनने जाने वाली क्या है, माला है। तो गलसनिया क्या है, माला है जो कि गले में पहनी जाती है भील जनजाति द्वारा। तागली चांदी या गिल्ट से निर्मित जनजाति क्षेत्र में गले से पहने जाने वाला क्या है, आभूषण है। चांदी या गिल्ट से निर्मित जनजाति क्षेत्र में गले में पहने जाने वाला आभूषण। पुतरी सोने से निर्मित गले में पहने जाने वाला आभूषण। इसे महिला पुरुष और बच्चे सभी पहनते। तो सोने से निर्मित गले में पहने जाने वाला आभूषण है पुतरी। हंसली जो है ये विभिन्न कलाकृति जैसे पत्ते फूल नाम आदि अंकित कर गले में पहना जाने वाला क्या है, आभूषण है। और इसके बाद पहुंची जो है वो नागमोरी आभूषण की तरह वजन में हल्का चांदी से निर्मित आभूषण। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ और चांपा इसके निर्माण के क्या है, प्रमुख स्थान है। तो पहुंची जो है ये क्या है, ये भी क्या है, आभूषण है। तो इस तरीके से हमें पता रहना चाहिए कि ये जो है ये क्या है, आभूषण है। तो कभी अगर बाय चांस क्वेश्चन आए तो हम इसे टैकल कर पाए। इसके बाद हम परीक्षा विशेष में अगर हम देखें तो गोदना जो है मध्य प्रदेश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र में गोदना का अत्यंत प्रचलन है। मध्य प्रदेश में गोदना के प्रकारों में गोंड गोदना, बैगा गोदना, उराव गोदना और कोरवा गोदना आदि प्रचलित है। गोंड जनजाति में दोहरा जट गोदना प्रचलन है। कौन सा, दोहरा जट गोदना प्रचलन जो है वो कौन सी जनजाति में है, गोंड जनजाति में है। उराव जनजाति माथे पर 3 रेखाओं वाला गोदना गुदवाती है। मझवार जाति में जट गोदना का प्रचलन है। मलार जाति की महिलाएं गोदने का कार्य करती हैं जिन्हें गोदनहारी या गुदनारी कहा जाता है। तो मलार जाति की महिलाएं जो हैं ये क्या करती हैं, गोदने का कार्य करती हैं। गोदना गुदवाने का सबसे अच्छा समय जो होता है वो कौन माना जाता है, शीत ऋतु का माना जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।